हम लोग फिलहाल राजस्थान के मोंडवाड़ा गांव में हैं। सीकर के धोद तहसील का ये गांव राजस्थान विधानसभा को 2 विधायक दे चुका है। 2008 तक यहाँ पे कॉमरेड अमराराम विधायक हुआ करते थे। 2007 के परिसीमन में ये सीट एससी खाते में चली गई और सीपीएम ने यहाँ से उतारा कॉमरेड पेमाराम को। कॉमरेड पेमाराम 2008 का चुनाव यहाँ से जीते। 2013 में उनको हार का सामना करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर सीपीएम की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये पूरे विधानसभा चुनाव में वो सबसे गरीब प्रत्याशी हैं। उनके एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल 3,65,000 की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें 4 बीघे का उनका खेत, इंदिरा आवास योजना के तहत बना हुआ उनका मकान और एक 10 साल पुरानी जीप शामिल है। और सियासत की उलटबाजी देखिए, उनके खिलाफ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है उनका नाम है परसराम मोरदिया। परसराम मोरदिया इस विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और उनके एफिडेविट के हिसाब से उनके पास में 172 करोड़ की संपत्ति है। हम लोग पेमाराम जी से मिलने उनके गाँव आए। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सियासी यात्रा के बारे में और कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट आंदोलन से उनके जुड़ाव के बारे में। तो पेमाराम जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कहाँ तक हुई, कैसे हुई? मैंने 8वीं क्लास तक यहाँ मोंडवाड़ा में स्कूल है। उस ज़माने में 8वीं क्लास तक की थी यहाँ पे मिडिल स्कूल तो मोंडवाड़ा में किया। और उसके बाद 9वीं से 11वीं के बीच में सीकर की कल्याण सेकेंडरी स्कूल से किया। उसके बाद सीकर की कल्याण कॉलेज में अध्ययन के लिए एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने MMA किया। आप एक दलित किसान परिवार से आते हैं, बहुत आपके पास जमीन भी नहीं है, बहुत सामान्य या जिसको कहते हैं आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर के परिवार से आते थे, तो आपके लिए पढ़ाई कितना बड़ा संघर्ष थी उस समय? वाकई में भयंकर संघर्ष था पढ़ने लिखने के लिए। न तो किताबें थी, न कपड़े थे, न जूते थे। सब कुछ न होने के बावजूद भी बहुत ही मुश्किल बीच बीच में मजदूरी करके जाना पड़ता था। रंग रोगन का काम करा के उससे किताबें खरीदना, कपड़े खरीदना, इस तरह से मैंने अध्ययन किया। कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुआ और कॉलेज में आने के बाद कुछ लोगों ने आर्थिक तौर पे सहायता भी किया। आर्थिक तौर पे आपकी सहायता की, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई हो पाई। तो आपने खुद मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जो है उसको करने की कोशिश की। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जब याद आता है कि आर्थिक वजह से परेशान होकर ऐसा लगा हो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं यार, कुछ मजदूरी देख लेते हैं पारिवारिक स्थिति? निश्चित तौर पे कई दफ़ा ये दिमाग में नहीं आया, प्रैक्टिकल में भी आया। लेकिन उस ज़माने में कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी जिंदा थे, वो हुआ करते थे। कॉमरेड किशन सिंह ढाका जिंदा हुआ करते थे। इसलिए मुझे ले जा करके किसान छात्रावास में वहीं पे रख लिया, जिससे खाने वाने का सारा समाधान ही अपने आप ही ख़त्म हो गया। मैस में खाना खाता, कॉलेज में अध्ययन करने के लिए चला जाता। तो आपकी जब आपकी बातें हो रही हैं तो रेफरेंस में कॉमरेड त्रिलोक सिंह का नाम आ रहा है, कॉमरेड किशन सिंह का नाम आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट आंदोलन से, कम्युनिस्ट राजनीति से आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि उस ज़माने में छुआछूत ज़्यादा था और छुआछूत की वजह से, मैं शेड्यूल कास्ट का होने की वजह से थोड़ा है दृष्टि से देखते थे बाकी विद्यार्थी। त्रिलोक सिंह जी या किशन सिंह जी ढाका, ये लोग है दृष्टि से देखने के बजाय इनमें भाईचारे की भावना ज़्यादा थी। और जब मेरे को वहाँ किसान हॉस्टल में लेके गए तो वहाँ तो बिल्कुल छुआछूत था ही नहीं। इसलिए मेरे दिमाग में छुआछूत के खिलाफ संघर्ष की भावना थी। विद्यार्थियों में जो मेरी तरह जो गरीब विद्यार्थी है, उनके अध्ययन बीच में रुक जाता, मजदूरी करके करना पड़ता। तो इन सवाल को लेकर के फिर उनके संपर्क में आने के बाद मैंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और उससे मेरा दिमाग एकदम से तब्दील हो गया। तो कम्युनिस्ट राजनीति से आप जब कॉलेज में थे, आपका पहला साबका पड़ा, फिर आप कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कैसे बने? फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में फिर मैंने SFI में काम शुरू किया। 1977 से लेके 1995 तक लगातार स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI में सीकर जिले का जिला सेक्रेटरी, जहां उस ज़माने में जाट राजपूत में 2 तरह की भावना होती थी। सीकर में एक जगह बैठा करके विद्यार्थियों के आंदोलन को, विद्यार्थी के संघर्ष को, जैसे एडमिशन का सवाल था, फीस माफ़ी का सवाल था, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के विद्यार्थियों को टाइमली छात्रवृत्ति का सवाल था। ऐसे सवालों को उठा करके कॉलेज में कमरे बनवाना के सवाल था, पुस्तकालय के द्वारा गरीब विद्यार्थियों को दिलवाने का सवाल था। इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करते थे। बड़े बड़े संघर्ष हुए और SFI भी मजबूत हुई। मेरा भी हौसला बढ़ता गया।
कॉमरेड तिलोक सिंह की आपने बात की, कॉमरेड किशन सिंह ढाका की आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो कॉमरेड तिलोक सिंह का आपके जीवन पे, व्यक्तिगत जीवन पे कैसा असर रहा? कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसे महायोद्धा थे जो गुरु द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा काटने वाले नहीं। वो वहाँ उस किसान छात्रावास में सभी बाकी जातियों के विद्यार्थी भी रहते थे, लेकिन चूँकि मुझे ज़्यादा स्नेह इसलिए देते थे कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट से हूँ, मैं दलित हूँ, मैं शोषित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए त्रिलोक सिंह जी जानबूझ करके भी ये बेचारा गरीब है इसलिए इसको जानबूझ करके मुझे ज़्यादा नज़दीक रखते। खाने पीने की सुविधा में भी, मैस में खाना भी अलाउ करवाया, और कहीं आवश्यकता होती तो किताबें पुस्तकें, और एसएफआई में मेरा हौसला अफजाई करते। कोई विद्यार्थी उस ज़माने में शेड्यूल्ड कास्ट को नेता नहीं मानता था, तो त्रिलोक सिंह जी ऐसे थे जो हॉस्टल के बाकी विद्यार्थियों को कहते कि इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, हमारा लीडर यही होगा। तो उन्होंने आपको राजनीतिक रूप से काफी आगे बढ़ाया, आपको राजनीति करने का हौसला दिया जिस बैकग्राउंड से आप आते थे। तो आपके पास अभी क्या खेती बाड़ी कितनी है यहाँ? मेरे पास सीकर जिले के धोद तहसील के यहाँ मुंडवाड़ा गांव में 4 बीघा ज़मीन है, और हमारे यहाँ बिजली का ट्यूबवेल है। हम 5 भाई है, ट्यूबवेल में मेरा 5वां हिस्सा है, और 4 बीघा ज़मीन में 4 बीघा जमीन में कितना पैदा कर लेते हैं? पैदा तो जितना कारगुजारी इसमें ऐसा है, 4-6 महीने का खाने जाने का पैदा हो जाता है। गेहूँ वगैरह तो 12 महीने के पैदा हो जाता है। तो आपके बारे में ये चीज बहुत फेमस है कि आप इस पूरी विधानसभा में जब 2008 में जीत के गए थे तो कहा गया कि सबसे कम पैसे वाले, सबसे कम धनबल पे चुनाव लड़ने वाले आदमी थे। अभी चुनाव आयोग ने 16 से बढ़ा के 28 लाख की है चुनाव में खर्चे की रकम। आपका कितना खर्च हो जाता है? ऐसा है, 2008 में भी जब मैं चुनाव के लिए मैदान में आया तो उस दौरान मेरे पास यही 2 मकान जो बीपीएल में बने हुए हैं, यही कच्चे वाली झोंपड़ी और छान, यही 2008 में था, यही आज है। लेकिन उस दौरान भी धोद विधानसभा क्षेत्र के किसान ने, मजदूर ने, महिलाओं ने, इन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव लड़ा। मुझे पैसे की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि मैं जिस गाड़ी के किराए की गाड़ी में चल रहा था, उस दौरान यहाँ के धोद के किसानों ने गाँव में जब मैं गया तो आर्थिक तौर पे उसमें डीजल डालने का, गाड़ी के किराए का पैसा दे दिया, और बाकी सारा का सारा संसाधन इलाके के किसानों ने किया। इसलिए मेरी जेब से एक नया पैसा ही नहीं लग पाया, और चुनाव जिता करके मुझे विधायक बनाने का काम धोद की जनता ने किया। तो आप जिस समय 2008 का चुनाव लड़े थे उस समय हमने बहुत ये सुना था कि आपके पास में जमानत की रकम जमा कराने के भी पैसे नहीं थे, वो भी लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके दिए थे। ये बिल्कुल 100% सही है, चंदा करके इकट्ठा करके, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर है। मेरे से पहले यहाँ 3 दफ़ा कॉमरेड अमराराम विधायक के रूप में रहा, और अमराराम का जो जन आंदोलनों में, जन संघर्षों में, जनता की एकता बनाने में जो योगदान था, उस योगदान का परिणाम निश्चित तौर पे मुझे भी उसका फ़ायदा मिला। अमराराम ने जो पार्टी को, संगठन को, किसानों की एकता को, नौजवानों की एकता को, संघर्ष को आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम था कि 2008 में जो वोट डाला वो ये सोच करके डाला कि यदि इस चुनाव में पेमाराम हार जाएगा तो अमराराम की हार होगी। इस आधार पर किसानों ने अमराराम की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए वो वोट डाला, और निश्चित तौर पे चुनाव जीत गए। पैसे का जहाँ तक सवाल था, ये सही है, फॉर्म भरने का पैसा या मेरे कपड़े करवाने के पैसे ये इलाके की जनता ने ही दिया। कपड़े तक के पैसे आपके इलाके की जनता ने दिए। तो अभी आपने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें आपने अपनी क्या क्या संपत्ति दर्ज करवाई? मेरी संपत्ति में यही 4 बीघा ज़मीन है। मेरी संपत्ति में एक, मैं विधायक बनने के बाद ये DI जीप खरीदी थी, नहीं निकलवाई थी। उस ज़माने में 5 लाख रुपया लोन लेकर के निकलवाई, फिर विधायक की तनख्वाह में से इसके पैसे कटते गए, और 2008 में निकलवाई। अब भी मेरे पास यही DI गाड़ी है, जिसकी वजह से जनता के बीच में मैं लगातार दौड़ता रहता हूँ। तो आपने 2008 में एक जीप निकलाई थी, 10 साल हो गए इसी साधन से आप चल रहे हैं, तो अभी भी आपका चुनाव प्रचार में आपने कितना रुपया खर्च हो जाता है? मेरी समझदारी ये है कि हमारे यहाँ कोई पैसे वैसे, चुनाव आयोग ने तो लिमिट खूब दे दी, लेकिन हमारे यहाँ तो 5-7 लाख रुपया खर्च होगा, बाकी तो जनता ही वहन कर रही है। 5-7 लाख रुपए? और वो 5-7 लाख रुपया भी पब्लिक दे रही है। गांव में जब हम जा रहे हैं तो डीजल के, गाड़ी के किराए के पैसे जनता दे रही है।
जनता आपको पैसे देती है, जनता आपको चुनाव लड़वाती है, जनता आपको विधानसभा भेजती है। आप जनता के लिए क्या चाहते हैं, किस किस्म का समाज चाहते हैं? शोषण विहीन, जिस तरह से आज शोषण हो रहा है, नौजवान का शोषण हो रहा है, नौजवान को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, एजुकेशन को जिस तरह से बाजारीकरण व्यापारीकरण कर दिया गया, शिक्षा भी इस तरह की हो गई, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरियों का कोई है नहीं। नौजवान जो जिसको नौकरी लगना चाहिए वो 5,000 में 7,000 में BA MA IIT किया हुआ 10-10 हज़ार रुपये में मिलता है। तो इससे बड़ा शोषण कोई हो नहीं सकता। और खेती करने वाले किसान का तो शोषण ही शोषण है। जो कुछ भी पैदा कर ले उसको कुछ भी नहीं मिलता, अपनी मेहनत का 1/3 भी मिल नहीं पा रहा है। इसलिए चारों तरफ जो शोषण है वो शोषण खत्म हो। और क्योंकि शोषण के विपरीत हम दूसरी साइड में देखें तो वहाँ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो उस शोषण की वजह से मालामाल होते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति एक साल में 4 गुना 7 गुना 10 गुना बढ़ती जा रही है। इसलिए वो जो धन का बंटवारा है, गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, वो धन का बंटवारा जो मेहनत कर रहा है उसको बराबर का मिले, ये जज्बा है, ये दिमाग में है। इस बात को लेके संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कभी घर वाले ऐसा नहीं कहते कि क्या आप इन सब चीजों में लगे हुए हैं, विधायक बन गए, थोड़ा सा घर सुधरवा लीजिए, थोड़ा सा जमीन बना लीजिए? ऐसा है, घर वालों को भी इस विचार से परिपक्व कर दिया। इसलिए घर वाले मेरे हर काम में इमदाद ही करते हैं, मदद करते हैं, रोड़ा नहीं बनते। उन्हें पता है कि जिस बात को लेकर के हम लड़ रहे हैं, यदि हम घर सुधारने के लिए भी करेंगे तो एक मकान से ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे, लेकिन सामूहिक तौर पे संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जैसे इलाके में जो लाखों लोग पीड़ित है, गरीबी से पीड़ित है, अपने शोषण से पीड़ित है, वो संघर्ष में जुटते हैं और उन सब का भला होगा तभी हमारा भला होगा। ये सोच करके ये समझ हमारे परिवार की, घर की, सबकी बन गई। पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा कि दलितों के बीच में एक अजीब किस्म की चटपटाहट है अपनी लीडरशिप को लेके। जो परंपरागत दलित लीडरशिप है उसको लेके सवाल खड़ा कर रहे हैं दलित युवा, चाहे वो चंद्रशेखर रावण का मामला हो सहारनपुर में, या फिर 2 अप्रैल का यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दरमियान जिस किस्म की घटनाएं हमारे सामने आई, उसी तरफ इंडिकेट करती हैं, इसी तरफ हमको इशारा करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जाति के सवाल को किस तरीके से एड्रेस कर सकती है? ऐसा है, ये एक दिन का नहीं है। आज़ादी के बाद लगातार जिस तरह से शोषित पीड़ित दलित का शोषण होता गया अपर कास्टों से, अब आज भी हमारे समाज में कास्टिज्म है, भयंकर है। और उसी का परिणाम है कि सरकारों के प्रति भी गुस्सा है। जो कानून कायदे बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी सही तरीके से लागू नहीं होता। ये भी गुस्सा उसी का परिणाम था कि 2 तारीख को लोग मैदान में आए। लेकिन ये भी सही है कि 2 तारीख को मैदान में तो आ गए, लेकिन विकल्प नहीं दिख पा रहा है उनको। उसका परिणाम है कि अंतोगत्वा वो कोई कहीं BSP में जा रहा है, कहीं कांग्रेस में जा रहा है, कहीं वामपंथियों के साथ भी आ रहा है। इस तरह से विभाजित है। अभी संघ के तौर पे संघर्ष आज़ादी के बाद ये पहला संघर्ष है दलित का जो एक साथ सामूहिक तौर पे पूरे देशव्यापी मैदान में आया। लेकिन एक जगह कहीं पर भी कोई लीडरशिप, ये ज़रूर है, जोश है, गुस्सा है नौजवानों में, लेकिन जो बुजुर्ग है वो आज भी परंपरागत कांग्रेस को या BSP को अपना राजनीतिक पार्टी मानते हैं। आप उसमें दलितों की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे विकल्प मानते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी शोषित पीड़ित के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। अभी ये दलित शोषण मुक्ति मंच बना जो देशव्यापी, उसी का परिणाम था कि उसने जगह जगह ये सब कुछ करने का ही परिणाम था कि नौजवानों में ये आया। और 2 तारीख को जो मैदान में आए, संघर्ष के लिए तैयार हुए, सरकार के खिलाफ, और हिंदुस्तान की सरकार को इतना बाध्य कर दिया कि 3 SC/ST एक्ट को पुनः हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ला करके नया बिल पेश करके कानून बनाना पड़ा। इसलिए वो इसी का परिणाम है कि जो सामाजिक आधार पे प्लेटफार्म सामाजिक मिल गया, उससे ये जागृति पैदा करने में हुआ समय लगेगा, लेकिन दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा उन नौजवानों को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अच्छा, आप अभी चुनाव का एकदम टाइट माहौल है, एकदम चुनाव पीक पे, आपका क्या शेड्यूल रहता है चुनाव में? सुबह 6 बजे, कभी 5:30 बजे निकल जाते हैं, रात को कभी 2 बजे पहुंचते हैं, कभी 2:30 बजे पहुंचते हैं। तो अभी तो भाग दौड़ का टाइम है, भाग दौड़ ज़्यादा है। और वैसे कोई भाग दौड़ अभी नहीं है, वैसे भी रहती। जैसे हमने किसान मूवमेंट था, चाहे बिजली का सवाल था, चाहे कर्जा माफी का सवाल था, उस दौरान भी यही भागदौड़ थी। उसी का परिणाम था कि किसान आंदोलन सफल हुआ, और यही भागदौड़ अब है। हमारे यहाँ धोद में
किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है, इसलिए थोड़ी दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ रही है।